नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर ज़ैदी और स्वागत है आप सबका हमारे खास शो इट्स डिबेटेबल में। पिछले दिनों देश में हिजाब विवाद शुरू होने के बाद माहौल कुछ अजीब-सा हो गया है। मुस्कान खान नाम की एक लड़की को भगवा कपड़े पहनकर लड़के आपने देखा कि एक वीडियो में घेरे हुए सामने आपने सबने देखा ही। उसके बाद कर्नाटका के शिवमोगा में एक लड़का जिसका नाम हर्ष था, उसका कहा जा रहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर हिजाब के विरोध में एक पोस्ट डाला था, उनके बाद उनकी हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में हिजाब बैन करने पर एक स्कूल प्रिंसिपल की पिटाई की गई, यानी कि हिजाब विवाद ने खून का रंग लेना शुरू कर दिया है। ओवैसी जैसे नेताओं ने इन घटनाओं पर अपनी राजनीति शुरू कर दी, जिसने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि देश के आम लोग, जिनका इस तरह के किसी भी विवाद से कोई देना देना नहीं है, वो भी हिंदू और मुसलमान के खानों में बँटते हुए दिखाई देने लगे। जहाँ मुसलमानों और सख्ती से हमने देखा कि उनको हिजाब और बुर्के जैसी जो इस तरह की रूढ़िवादी रिवायतें हैं, उनका समर्थन करने के लिए एकजुट होने लगे। वहीं हिंदू जो समुदाय है उसमें धारणा फैलने लगी कि सभी मुसलमान कट्टरपंथी होते हैं और जिस तरह से देखने के लिए मिला कि देश में अलग-अलग कोनों में अलग-अलग तरह के विरोध हुए, एहतजाज किए गए, लोग सड़कों पर उतरे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो मेरे जैसे मुसलमान हैं, जो न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं, भारत के प्रति अपना एक अलग सोच रखते हैं, ऐसे में मुझे गालियाँ पड़ती हैं मुसलमानों से भी कि मैं हिजाब का विरोध कर रही हूँ, तो मेरे में और दूसरी तरफ से मुझे गालियाँ पड़ती हैं कि ये तो मुसलमान है और ये कट्टरपंथी है। तो ऐसे में बीच का रास्ता क्या होना चाहिए हमारे जैसे लोगों के लिए? इस पर मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं संजय दीक्षित जी, आपके जाने-पहचाने और बहुत चहेते हैं। स्वागत है आपका बहुत-बहुत दीक्षित साहब। नमस्ते अंबर जी। जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपके दर्शकों को भी जी। बहुत-बहुत नमस्कार। जी संजय जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हिजाब विवाद पर सबसे पहले तो आपकी राय क्या है? मैंने इस पर बहुत सारे जो टीवी डिबेट्स हुई हैं उसमें हिस्सा भी लिया, मुझ पर कई सारे पर्सनल अटैक भी हुए और हमने देखा कि हर्ष जो कर्नाटका के शिवमोगा का एक जवान लड़का था, उसकी हत्या के बाद इस पूरे विवाद ने खूनी रंग ले लिया है। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन है? क्या इस विवाद को आगे चल के और ज़्यादा कोई खतरनाक कुछ हो सकता है या अभी ये इतना ही है? आपका क्या कहना है? तो देखिए, इसके पीछे जो वो मानसिकता है, वो बहुत पुरानी मानसिकता है और वो मानसिकता आप यदि आपने मेरी पुस्तक पढ़ी हो अनब्रेकिंग इंडिया, जी। उसमें वो मानसिकता बहुत स्पष्ट रूप से मैंने बल्कि कोट करते हुए कोट किया मैंने उसमें आपके आरएसएस के पूर्व सर कारवाह जो सेक्रेटरी जनरल थे, मिस्टर शेषाद्री, उनको मैंने कोट किया था। उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से प्री पार्टीशन भारत में नैरेटिव मुस्लिम साइड से बनता था और उसका काउंटर किस तरह से जो नेशनलिस्ट थे उनकी तरफ से दिया जाता था। तो वो जो सारा नैरेटिव था, आप कहें तो मैं उसको मैं बहुत जगह बोल चुका हूँ। जी, जी, प्लीज़ आप बताएँ। फिर भी मैं उसको उन्होंने कहा था शेषाद्री जी ने, मैं 1 मिनट पढ़ के किताब से पढ़ के ही बता देता जी, जी, हूँ बताएँ। आपको, दैट विल बी बेटर, क्योंकि उससे फिर कोई किसी तरह का उसमें अलग चीज़ नहीं आएगी। और बेसिकली उनका कहना था कि वो पूरा का पूरा एक नैरेटिव बहुत केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव था जो चला था और इसकी शुरुआत जो थी मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से 1906 से, और उसके बाद फिर जो खिलाफत मूवमेंट हुआ उसमें, और उसको जो है जो जो नेशनलिस्ट थे वो लगातार ये सोच के उसको एक्नॉलेज करते रहे या उसको एक तरह से इग्नोर करते रहे कि साहब कि ये जो लार्जर यूनिटी है उसमें ये काम आएगा। लेकिन ऐसा कुछ होना इसलिए नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल एक सेट पैटर्न था जिसको वो अ, समझने का या तो प्रयास नहीं किया या समझने के बाद भी उसको इग्नोर किया, और पार्टीशन के बाद भी वही सारी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने फिर से बैकडोर से
पहले तो बैकडोर से अलाउ कर दी, और उसके बाद फिर जब 70s में आपके ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, तो फिर वो चीज़ें फिर से सामने आने लगीं, उसके बाद फिर आपने उसका देखा कि किस तरह से शाहबानो वाला केस हुआ। तो जब शाहबानो वाला केस हुआ तो फिर उसका रिएक्शन होता है, क्योंकि पहले ही इस कंट्री में, भारत में, पार्टीशन को लेके बहुत सेंसिटिविटी है, विशेषकर हिंदू समाज में। ये बहुत सारे लोग, ख़ास तौर से जो लिबरल क्लास है, वो इसको समझता नहीं है, क्योंकि आम हिंदू के लिए जो राष्ट्र है, भारत है, वो भारत माता है, और भारत माता के टुकड़े हुए ये हर किसी के अंतर्मन में कहीं दूर तक ये चीज़ जो है वो बसी हुई है। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो तुरंत उसको फिर वो पार्टीशन याद आने लगता है, और पार्टीशन के साथ साथ जो 70 साल तक जो पार्टीशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी जो असली कारण थे वो क्या थे, जो एक जिसको कहते हैं तुष्टीकरण के एक पूरी की पूरी प्रक्रिया की गई थी, जिसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि परिणति जो थी वो इसके रूप में, आपके पार्टीशन के रूप में हुई थी। तो इसको सबको देखते हुए वो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, और सेंसिटिविटी आपको फिर शाहबानो के रिएक्शन के रूप में देखने को मिली। फिर शाहबानो का रिएक्शन जब हुआ, तब आपने देखा कि किस तरह से बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, वो उसी का रिएक्शन था। और एक जो एक भावना थी कि साहब ये देखिए कि ये 500, 600, 700 साल तक ये हमारे ऊपर राज करते रहे, हमारे ऊपर अत्याचार करते रहे, हमारे मंदिर इन्होंने तोड़े, हमारे लोगों को इन्होंने ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया, और आज अब ये फिर से उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और जो हमारी जेन्युइन डिमांड है कि हम यदि कह रहे हैं कि साहब कि जो हमारे जो मुख्य पूजा स्थल है वो हमें वापस कर दो, तो उसको भी मानने को तैयार नहीं। और उसमें जो है वो कम्युनिस्टों ने आग में घी का काम किया, क्योंकि हम जानते हैं, यदि हम बाबरी मस्जिद कांड का उसका पूरा जो है इतिहास भी देखेंगे तो हमें पता है कि एक समय पर मुस्लिम पक्ष तैयार था ये इसके लिए कि यदि आप हमें ये सिद्ध कर दें कि यहाँ पर मस्जिद मंदिर था तो हम इसको वापस दे देंगे। ये सब हुआ, उसके बाद फिर ये कम्युनिस्टों ने उसके ऊपर आग में घी डाल के और उसका फिर उल्टा पुल्टा करके और उसको सेटल नहीं होने दिया। उसको अगर सेटल हो जाने देते उस टाइम में तो हो सकता है कि एक सीधी सी चीज़ बन जाती। और फिर जो सरकारें थीं उन्होंने भी ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी कर करके वो ऐसा विषाक्त वातावरण बना दिया कि उसका 1992 उसमें एक फ्लैश था, लेकिन उसके बाद भी उस डिस्कोर्स में कोई किसी ने उसको समझ के और उसमें बदलाव करने का प्रयत्न किया नहीं। ये यहाँ की एक, मैं कह सकता हूँ कि एक त्रासदी है। और उसके बाद फिर जैसे कहते हैं ना कि साहब कि 1947 में, मैंने कई बार इसको मैं दोहराता हूँ कि साहब कि 1947 में नारा लगता था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर 1989 में जब वो कश्मीर में जब वो सारा पंडितों के साथ में, जिसको हम जेनोसाइड मानते, वो जब हुआ तब नारा लगा पाकिस्तान से तेरा मेरा, सॉरी उस टाइम कश्मीर वालों ने नहीं, 1947 था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कश्मीर में 1989-90 में जब वो नारे लगे और उसके बाद तक लगातार लगते रहे जब तक ये 370 नहीं हो गया, तब ये था कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब फिर वो सीएए के विरुद्ध आंदोलन हुआ तब नारे क्या लगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब बात ये है कि लोग अब ये समझने लगे हैं। पहले जब इस तरह के नारे लगते थे तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अब जैसे मैंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैंने इस किताब में डॉक्यूमेंट किया हुआ है, और 25 मई 1948 को जब माइनॉरिटी क्वेश्चन पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई थी, तो उस बहस में
एक बहुत बड़ी बात कही थी सरदार पटेल ने, और वो बड़ी बात ये थी कि सरदार पटेल ने कहा था कि आप माइनॉरिटी माइनॉरिटी कह रहे हो, साथ में ये भी कह रहे हो कि हम बहुत अच्छी तरह से संगठित हैं, आप तो मुझको ये समझाओ कि ये कैसी माइनॉरिटी थी जिसने देश का विभाजन तक करवा दिया। ऐसे संगठन को क्या माइनॉरिटी कहना उपयुक्त है? ये प्रश्न आज भी पूछा जाना चाहिए कि एक तरफ तो हर जगह जो सारे जो आपके मुल्ला मौलाना जो क्लास है, ये चारों तरफ क़ुव्वतुल इस्लाम का झंडा लेके चलता रहता है और हर जगह अपने असर्शंस करता रहता है, और दूसरी तरफ विक्टिम कार्ड खेलता रहता है। तो वही जो मैं आपको बता रहा था, जो स्टेजेस उन्होंने एन्यूमरेट की थी कि मुस्लिम बिहेवियर पैटर्न वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, प्री पार्टीशन की बात हो रही, अब उसको आप आज की डेट में कंपेयर करके देख लीजिएगा। और ये आपके दर्शकों के लिए भी जो सुन रहे हैं कि आप एक बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिवली बायस्ड होके नहीं, तुलना कर लें कि ये बिहेवियर पैटर्न जो प्री पार्टीशन बताया जा रहा है और साथ में जो नेशनल पैटर्न बताया जा रहा है उसमें, और आज जो बिहेवियर है मुस्लिम क्लास का, ख़ासतौर से जो लीड करते हैं, जो आपके आलिम उलमा हैं, क्योंकि वैसे भी आपके हनफी मज़हब में, सुन्नियों में और शिया में भी तक़लीद चलती है, तो आपको तो जनता को तो, पब्लिक को तो उनकी तक़लीद ही करनी है, नकल करनी है, अक़ल का इस्तेमाल करना नहीं है। तो साफ साफ लिखा हुआ है, और इसको फ़र्ज़ भी बता देते हैं, भले ही ये कुरान में या हदीस में ना लिखा हो, लेकिन ये कहते हैं कि तक़लीद फ़र्ज़ है। क्योंकि मुझे पता है वो जो कैटेगरी है आपके, क्या बोलते हैं उसके, फ़र्ज़, मुबाह, क्या जायज़, वाजिब, मकरूह, हराम इत्यादि। तो ये कहते हैं कि साहब मुस्लिम बिहेवियर पैटर्न वाज कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर 1 एक्ट्रीमनी, सबसे पहले आप कलेश करो, फिर एक्यूजेशंस, तो उसके बाद फिर आप आरोप लगाओ, फिर कंप्लेंट्स, शिकायतें, फिर डिमांड्स। तो ये हमने पहले ये करके उसके बाद फिर ये इनको मीट आउट करने के लिए हमारी डिमांड्स है। और पूरे उस टाइम पे आप देख लेंगे कि डिमांड्स जो है वो जनरली एग्जैजरेटेड, और पाकिस्तान भी शुरू में इसी तरह की एक डिमांड थी, जो अनरियल टाइप की डिमांड थी, लेकिन चूंकि डिमांड को हाई पिच करना है तो इसलिए इस तरह की एक डिमांड्स। फिर डिमांड्स के बाद में डिनंसिएशंस, क्योंकि डिमांड ऐसी होती है जो आपकी मीट आउट नहीं हो सकती, तो फिर भर्त्सना, और भर्त्सना के बाद स्ट्रीट राइट्स, फिर स्ट्रीट राइट्स, ये तो यहाँ तक है। फिर मैंने इसकी एनालिसिस फर्दर की है कि स्ट्रीट राइट जो है, दंगे में जनता मारी जाती है, और चाहे वो मुस्लिम साइड की हो, चाहे वो हिंदू साइड की हो, और बल्कि ये देखा गया है कि अधिकतर किस्सों में स्टार्ट मुस्लिम साइड से होता है और बाद में नुकसान भी उन्हीं का अधिक होता है। और जी, बिल्कुल, इसके मेरे आपने पास सही एक कहा। पुस्तक है जी। जिसमें पूरे डिटेल दिए हुए हैं, बल्कि 18वीं सेंचुरी से लेके आज तक के जितने भी मेजर राइट्स हैं उनके सबका डिस्क्रिप्शन है। इट्स कॉल्ड राइट्स एंड रॉन्ग्स, राइट्स एंड रॉन्ग्स। ओके। तो ये फिर उसके बाद जो है, अगर इनके मुस्लिम पक्ष का पलड़ा भारी हो जाता है तो ये ट्रायम्फलिज्म में इंडल्ज करते हैं, they become triumphalists, otherwise they play victims। लेकिन संजय जी, एक एक सवाल मिनट, ये मेरी है बात कि मेरी जी, बात पूरी नहीं प्लीज है, अभी तो नेशनल आप बिहेवियर प्लीज बाकी है ना, नेशनल जी बिहेवियर जी बाकी, मैं उसको पूरी चीज को एक पर्सपेक्टिव में सेट एक्सप्लेन करने की कर कोशिश कर रहा हूँ जी कि जी, आप डिस्कशन कीजिए का प्लीज। फ्रेमवर्क बन जाए, जी क्योंकि उसके अलावा फिर डिस्कशन का फ्रेमवर्क नहीं बनेगा। जी, प्लीज कंप्लीट क्योंकि कीजिए। ऑड बातें तो हम इधर की ऐसा हुआ वैसा हुआ उसका तो हम रिएक्शन, आई एम ट्राइंग टू मेक अ प्रॉपर फ्रेमवर्क। जी और उसके बाद फिर नेशनल बिहेवियर पैटर्न जो उस समय का था जिसके कारण पार्टीशन हुआ, वो था एक्विसेंस, पहले तो इनकी बात मान लो, एसेंट, सहमत हो जाओ उनसे, फिर कैजुअलरी, बहलाओ फुसलाओ, फिर कंसेशन दे दो उनको,
उसके बाद फिर आप पीछे हट जाओ, कॉवर्डिस, फिर सेल्फ रिप्रोच, अपने आप में ही गलती ढूंढो। ये महात्मा गांधी का ये फेवरेट तौर तरीका था। और लास्ट में सरेंडर। पार्टीशन इसी का नतीजा था। अब आज क्या हो रहा है, आज की डेट में इसमें जो चूंकि मुझे लगता है इंटरनेट के कारण विशेष रूप से कि एक्विसेंस, असेंट, कैजुअलरी, कंसेशंस तक तो पॉलिटिकल क्लास कर लेता है, लेकिन अब उसके पास कॉवर्डिस, सेल्फ रिप्रोच और सरेंडर वाले ऑप्शन रहे नहीं हैं, क्योंकि पब्लिक प्रेशर इतना होता है और पब्लिक चूंकि काफ़ी कुछ अवेयर हो गई है। तो ये जो आलिम उलमा का जो ये पूरा का पूरा चल रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। मैं तो इसको ट्रेस करता हूँ, जो टू नेशन थियरी की बात जब करते हैं तो मैं तो इसको सीधे सीधे राइटिंग में दिखा सकता हूँ। बिल्कुल आपके मुजद्दिद अल-फसानी, शेख अहमद सरहिंदी के वक्त से जो उनके सारे के सारे जो मकतूबात हैं, वो उसमें सब इसी तरह से लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियरली स्पेल्ड आउट है। ये कम से कम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये एक फ्रेमवर्क है। अब इसमें आप जब हिजाब की बात करती हैं तो आप हिजाब को इस पर्सपेक्टिव में देखने का प्रयास करें। मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ा बढ़ा हूँ और मैंने कभी किसी स्कूल में क्लासरूम में किसी को हिजाब में, बुर्क़े में नहीं देखा। मेरी एक टीचर थी, मुझे याद है, जब मैं 5th में पढ़ता था मैं फैज़ाबाद। तो फैज़ाबाद अभी भी है, ज़िले का नाम चेंज हुआ है। लोगों को, कईयों को समझ में नहीं आता कि शहर का नाम नहीं, शहर अभी भी वहाँ पे फैज़ाबाद जो है वो, और अयोध्या ज़िले का हेडक्वार्टर अभी भी फैज़ाबाद ही है। तो फैज़ाबाद में था, हमारी एक टीचर आया करती थी, मुस्लिम थी, वो बुर्क़े में आती थी और बुर्क़े में आती थी और कैंपस के अंदर आते ही वो बुर्क़ा उतार देती थी और जब वापस जाती थी तो फिर जाते समय कैंपस से बाहर जाने से पहले वो बुर्क़ा पहन लेती थी। अब इसमें न तब कभी किसी को तकलीफ थी, ना आज किसी को तकलीफ है। तो ये जो एक नई डिमांड आई है, हमें भी पता भी है किसकी तरफ से ये ट्रिगर हुआ। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में हम देख सकते हैं कि इसको जो भी बातें हो रही, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रही, और मैं उसको समझा भी सकता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और अब मैं लाइसेंस्ड एडवोकेट भी हूँ। तो मैं, यदि आप चाहेंगे तो उसको समझा भी सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या परमिसिबल है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या बात हो सकती है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई है हिजाब के बारे में, वो भी साउथ इंडिया में, वो पूरी की पूरी जो मैंने आपको ये फ्रेमवर्क समझाया, उस फ्रेमवर्क का नतीजा है। और वो स्टार्ट भी हम जानते हैं किसके द्वारा की गई है। आप चाहेंगी तो मैं नाम भी ले दूंगा। नाम इसलिए भी लिया जा सकता है क्योंकि बाकायदा ये जो मेंशन है ये हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में आया और हाई कोर्ट ने स्टेट से इसके बारे में रिपोर्ट मांगी और वो रिपोर्ट उनको सील्ड कवर में या तो दे दी गई होगी या दे दी जाएगी। तो ये आपका एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क में जो स्टेक्स ऊपर बढ़ाने का जो सदैव प्रयास होता रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य जो वही वाली बात है कि जो भी फॉलोअर्स हैं उनमें जो रुतबा है वो बना रहे, उसके कुछ पॉलिटिकल उद्देश्य हैं, वो पॉलिटिकल उद्देश्य पूरे होते रहे। और इसमें जो है, जो मॉडरेट पार्टी है, जिनको मुस्लिम्स आज तक यदि वोट देते रहे होंगे, तो उनको कॉर्नर करने की, उनको साइडलाइन करने की, उनसे पॉलिटिकल कंसेशंस लेने की, ये भी एक उद्देश्य निश्चित रूप से दिखता है। तो ये मेरा ओपनिंग सेटिंग ऑफ पर्सपेक्टिव है। जी, मैं आपसे जी इतना जो सभी कहा है आपने, एक बात मैं इसमें आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप पूरे मुस्लिम समुदाय को एक यूनिट बनाकर एक पूरा वो समझकर ना, बात करें बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं।
मैं एक, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में कितनी सारी अलग-अलग विचारधाराएँ होती हैं, जैसे अहमदिया हैं, शिया हैं, पाकिस्तान में आपको पता ही है कि अहमदी और शिया पे कितना ज़ुल्म होता है। और भारत के हम अगर मुसलमानों की बात करें तो भारत के मुसलमान अपने देश से प्यार करते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं उसका एक एग्ज़ाम्पल हूँ और मैं अपनी बात बेखौफ होकर रखती हूँ और मुझ पे बहुत सारे फिर इल्ज़ाम भी लगते हैं, जो इधर राइट सेक्शन के लोग होते हैं कि ये तकैया कर रही है, उधर वाले लोग बोलते हैं कि ये हिंदू है, झूठे नाम से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि जो मेरे जैसे लोग हैं, जो अपने देश से सबसे पहले अपने देश को रखते हैं, उन लोगों को किस श्रेणी में डाला जाए या उनका फ्यूचर क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये इस पे मैं नहीं, आपसे नहीं, जानना देखिए चाहूँगी। आपने जो कैटेगरीज़ बताई वो कैटेगरीज़ तो हैं ही, उस कैटेगरीज़ के अतिरिक्त जो हायरार्कीज़ हैं, ख़ास तौर से सुन्नी समाज में, वो भी जी, स्पष्ट हैं क्योंकि अशराफ़ क्लास है, पसमानदा क्लास है। मैं तो जितना विमर्श मैंने पसमानदा किया है, मुझे नहीं लगता किसी यूट्यूब चैनल ने और भी किया हो। कल भी इसके ऊपर हमने बात की है और वो जो पसमानदा क्लास है, वो तो बिल्कुल असर्ट करता है, वो तो कहते हैं कि साहब कि ये सारा का सारा हमारे ऊपर अशराफ द्वारा थोपा जा रहा है। हम तो देशज हैं और हमें देश की संस्कृति में रचे बसे हैं और हम वही करना चाहते हैं जो इस देश में ठीक है, किसी कारणवश हम कन्वर्ट हो गए, तो इसका ये अर्थ नहीं है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि लगातार जो भी पसमानदा महाज है, सुन्नियों की संस्था है, उनके लोग हमारे यहाँ आते हैं, वो कहते हैं कि हम इस देश के सरोकार में हम मुस्लिम आइडेंटिटी असर्ट ही नहीं करना चाहते। आपको माइनॉरिटी कमीशन समाप्त कर देना चाहिए, आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समाप्त कर देना चाहिए, आपको अल्पसंख्यक मोर्चा समाप्त कर देना चाहिए, आपको अल्पसंख्यक कैटेगरी समाप्त कर देनी चाहिए। क्योंकि जब हमको सुविधाएँ एज़ बैकवर्ड क्लास मिल रही हैं, तो हमें इसकी आवश्यकता क्या है? तो ये जो विमर्श है, ये एक बड़ा हेल्थी विमर्श है। लेकिन वो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज उसको कितनी आसानी से अपनाएगा क्योंकि आखिरकार तो जो वो जो मजहबी दीवारें हैं तकलीद की ख़ास तौर से मैं तो कहता हूँ जो पसमानदा लोगों से सबसे पहले मैंने उनसे विमर्श किया था तो उसका टाइटल यही था तकलीद पसमानदा की जंजीर और उसको उनके सामने कह के भाई तुम कैसे अकल का इस्तेमाल कर रहे हो? तो जब अकल के इस्तेमाल के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह जहाँ समाज में लग जाए, वहाँ पर आगे कैसे होगा ना? यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर को याद कीजिए, डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक आपने पढ़ी होगी। जी, तो उसमें यही था कि ऐसा नहीं है कि जो बुराइयों की हम बात करते हैं वो सिर्फ़ हिंदू समाज में है, मुस्लिम समाज में नहीं, मुस्लिम समाज में उतनी ही है, शायद ज़्यादा हैं। अंतर सिर्फ़ इतना है कि हिंदुओं में लगातार उसका रिकॉग्निशन होके उसको मानते हुए उसके समाज सुधार के प्रयत्न होते रहते हैं। जी, लेकिन बिल्कुल, वो मैं मुस्लिम मानती हूँ समाज में आपकी इस नहीं होते। बात। ये जी, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। तो इसलिए मैं बिल्कुल। आपसे सहमत हूँ कि ये कोई इस तरह का नहीं है कि सब लोग एक ही तरफ से कहते हैं। जैसे हाई कोर्ट में ये आया कि साहब हमारे स्कूल में एक तो गर्ल्स स्कूल है। देखिए जहाँ से शुरू होता है विवाद, वो एक गर्ल्स स्कूल है। उस गर्ल्स स्कूल में 1900 लड़कियाँ हैं, उसमें 100 मुसलमान हैं। और वो कभी भी पहले हिजाब में नहीं आई। अचानक 6 लड़कियाँ उसमें से हिजाब में आने की और क्लासरूम में हिजाब पहनने की ज़िद करती हैं। वहाँ उनका एक यूनिफ़ॉर्म रूल है कि ये यूनिफ़ॉर्म है, तो उसमें फिर उनको रोका जाता है और उद्देश्य यही था जिन लोगों ने भी उनको भेजा प्रोवोक करके कि आप इस तरह से जाओ, उसका उन्होंने बात का बतंगड़ बनाया और फिर उसमें जिस तरह से जो आपस में जो झगड़े कराने थे, उसमें वो सफल हो गए। उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट में पहुँच गए। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब हिजाब मैंने नॉर्थ इंडिया में तो कभी देखा नहीं, बुर्का हाँ, ये ज़रूर देखा। पिछले लगभग डेढ़ 2 मैंने दशकों में इसका कभी चलन मैं काफ़ी बढ़ा मैं तो है। उत्तर प्रदेश में पला-बड़ा देखिए, 12वीं तक मैं उत्तर प्रदेश में था। उसके बाद मैं बंगाल में था। बंगाल में तो मैंने बुर्का भी नहीं देखा। आजकल सुना है होता है। उसके बाद बंगाल से मैंने कॉलेज किया, वहाँ नहीं देखा मैंने। साउथ में काफ़ी लंबे समय वहाँ तो प्रश्न ही नहीं उठता। सभी चाहे जो कुछ हो सब एक ही जैसी वेशभूषा में सब
केरल में आप जाइए तो हर एक आदमी व्यक्ति जो है वो एक ही जैसी वेशभूषा में आप पता नहीं कर सकते। तो ये जो आइडेंटिटी असर्शन है, ये आइडेंटिटी असर्शन, ये आप इसको दो तरह से देख सकते हैं कि आइडेंटिटी असर्शन है। तो एक तो आइडेंटिटी असर्शन को आप ये कह सकते हैं कि इस आपकी कोई इनसिक्योरिटी है, इसकी वजह से हो रहा है। अब ये इनसिक्योरिटी नेचुरल है या क्रिएटेड है? यदि क्रिएटेड है तो किसने क्रिएट की है? एक तो ये बात है। जी। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि साहब कि ये प्री प्लान्ड तरीके से हो रहा है। तो मुझे जो है ये ख़ास तौर से साउथ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में मुझे ये प्री प्लान्ड वाला जो है ये अधिक उचित लगता है। और वही वाली बात है ना, वो जो आलिम उलमा जब वो क़ुव्वतुल इस्लाम इस्टेब्लिश करने की, नाफिज़ करने की जब बात करते हैं तो इसी तरह के सिम्बल्स लाते हैं। सड़कों पे नमाज़ पढ़िए। आप ये देखिए गुड़गाँव वाला जो पूरा किस्सा हुआ था सड़कों पे नमाज़ पढ़ने वाला, वो क्या है? ये तो इससे इससे ये जुड़ा मैं हुआ मैं इसका आपसे एक इसका इस तरह सवाल से करती हूँ एनालाइज़ संजय करता हूँ। जी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जैसे आपने पोस्ट पार्टीशन सारी बात की, आपने एक बात कही जो मैं खुद कहती हूँ कि नंबर के आधार पर अगर हम देखें तो मुसलमानों को माइनॉरिटी नहीं मानना चाहिए। मैं खुद बात बोलती आई हूँ काफ़ी समय से। दूसरी बात मैं ये करती हूँ कि जब लोकतांत्रिक देश बना था, तो एक लोकतांत्रिक देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन की क्या आवश्यकता थी? और इतने सालों तक अभी तक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पे बैन क्यों नहीं लगा? फिर हम बात करते हैं कर्नाटका के कॉन्टेक्स्ट में जैसे पीएफआई है या सीएफआई है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो पीएफआई का स्टूडेंट विंग है। यूपी में इस पे बैन लगाया गया। लेकिन केंद्र सरकार को इस तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन इनकी आवश्यकता क्यों लगती है या इन पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता? दिस इज़ एन अबाइडिंग मिस्ट्री टू मी। मैं तो खुद अपने चैनल से आई थिंक फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, क्योंकि भाई हम भी ये पूछ रहे हैं लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया ये पीएफआई, एसडीपीआई, सीएफआई में ऐसा क्या है जो इसके ऊपर आप बैन नहीं लगाते? या तो आपको भी लगता है कि इनकी एक्टिविटी से जो है वो सामने हिंदुओं में रिएक्शन होता है, तो आप सोचते हैं कि इससे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तो इट इज़ द नेशन दैट लूज़ेस। अब उत्तर प्रदेश रिक्वेस्ट कर चुका है सरकार से कि इसके ऊपर बैन लगाया जाए। असम इसके ऊपर रिक्वेस्ट कर चुका है। केरल कर चुका है। केरल तो सबसे पहले केरल ने किया था। केरल ने सबसे पहले रिक्वेस्ट किया था कि सब इसके ऊपर बैन लगाया जाए। कर्नाटका ने तो स्टेट वाइड बैन कर भी दिया था। ये तो कांग्रेस पार्टी ने आके उसको हटा के इनके जो 1600 एक्टिविस्ट को छोड़ा है, वो जो 1600 एक्टिविस्ट हैं पीएफआई के, ये इस तरह की हरकतों में निश्चित रूप से शामिल पाए जाएँगे, क्योंकि अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हाई कोर्ट को उसने रिपोर्ट भी दी है, लेकिन हमें पता नहीं क्या रिपोर्ट दी है, क्योंकि वो सील्ड कवर में है। लेकिन मैं आपकी जी। बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये मेरे लिए भी एक रहस्य है कि अभी तक इसको बैन क्यों नहीं किया गया। इससे तो जो सिमी जो थी, इंडियन मुजाहिदीन थी, उनको तो बहुत शीघ्रता से बैन कर दिया था कांग्रेस सरकार ने। जी, ये 8 अलग-अलग साल होने वाले अलग-अलग हैं। नामों से आती हैं या फिर यूँ कहा जाना चाहिए कि जो इस तरह की मानसिकता है, उस पर अंकुश लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जैसे आपने सिमी की बात की या इस तरह की कई सारी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जिस पर सरकारों ने बैन लगाया है, लेकिन फिर वो अलग नामों से फिर उभर कर आ जाती हैं। तो इसका आखिरकार सॉल्यूशन यही हो सकता है कि उन पर पूरी तरह से इस मानसिकता को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से हम जो हमारे देश के मुसलमान हैं क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि सारे मुसलमान कट्टरपंथी ये मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आम लोगों को क्योंकि आम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, उसको अपनी 2 वक़्त की रोज़ी-रोटी और उसी की मशक्कत में लोग लगे रहते हैं। सबको इस राजनीति से या इस कट्टरपंथ से मतलब नहीं है। तो किस तरह इन सारी चीज़ों पे अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि दिक्कत क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे किसी भी इंडिविजुअल मुसलमान से कोई तकलीफ़ नहीं। और जो सारा का सारा फिर जो भी इश्यू आता है, तो ये आता है कि भई डॉक्ट्रिन क्या है? जो आखिरकार जो आलिम उलमा जो कुछ कह रहा है, वो अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा है। एक बार ज़ाकिर नायक की बात हुई थी जी। और ज़ाकिर नायक ने कुछ कहा तो उसको
लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने कि ये साहब किया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, जो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे उसको, उसमें देवबंदी मौलाना भी थे, बरेलवी मौलाना भी थे, उनमें से किसी ने एक बार भी नहीं कहा। मैंने उसको पूरा एनालाइज किया था, अबाउट 5-6 years बैक आई रोट एन आर्टिकल ऑन दैट। 5-6 साल पहले मैंने ये आर्टिकल लिखा था। उसमें किसी ने भी ये नहीं कहा कि यह गलत कह रहा है। उसमें सबने ये कहा कि इसको ये कहने का अख्तियार नहीं है, इसको ये कहने का हक नहीं है, इसको ये कहने की अथॉरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक तो हनफी नहीं है, वो अहले हदीस, वो हनबली फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखता है। तो क्योंकि हिंदुस्तान में सारे के सारे सुन्नी जो है वो हनफी मज़हब के हैं लगभग, तो इसलिए एक तो इसको अख्तियार नहीं है, वो आलिम नहीं है, वो अजीब सी शक्लें बना के और पैंट शर्ट पहन के आपके वो तकरीरें करता है और जो कुछ भी करता है। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि साहब ये जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, क्योंकि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। मैंने उसमें लिखा कि भाई ये जो है जाकिर नायक इज मोर ऑनेस्ट देन दीज मौलानाज हु आर क्रिटिसाइजिंग हिम। तो आप उसका क्या करेंगे? आप डॉक्ट्रिन का क्या करेंगे? मैंने इस्लामिक हिस्ट्री काफ़ी पढ़ी और जो खुलापन था उसमें कभी 9th-10th सेंचुरी तक, और जब इज्तिहाद संभव था, जब इंटरप्रिटेशंस संभव थे, जब ये कहने पे किसी का गला नहीं काटा जाता था कि साहब के कुरान का कोई शब्द जो है वो गलत हो सकता है, उस वक्त तो मुतज़ल्ली भी थे जो रैशनलिस्ट थे और जो ओपनली चैलेंज करते थे इन डॉक्ट्रिन्स को। लेकिन बाद में फिर आपके जो अशारी थे वो जब विजयी हो गए तो उन्होंने इज्तिहाद ख़त्म कर दिया, उन्होंने सारा डिस्कशन ख़त्म कर दिया, उन्होंने जो आपके जो क्या बोलते हैं जो दूसरी सारी विचारधाराएं थीं, जो तहकीकी विचारधारा थी, वो समाप्त कर दी। उन्होंने आपके वहदतुल वजूद ख़त्म कर दिया, और अब आपके पास उसके बाद से लगभग 12th-13th सेंचुरी से एक ही लाइन है, उसको जो उसको फॉलो नहीं करेगा वो उसके ऊपर फतवे लगेंगे, वो वाजिबुल कत्ल हो जाएगा, वो उसको जो है वो दोज़ख जाने के फतवे हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो आम आदमी है उसके पास क्या चारा है? अब यहाँ कौन आता है जो बात करता है कि इज्तिहाद होना चाहिए? अब 20th सेंचुरी में मोहम्मद इकबाल ने इज्तिहाद की तो पहले बात की, और इज्तिहाद की बात करने के बाद में फिर उन्होंने शिकवा जवाब शिकवा लिख दिया। तो ये एक ऐसा बिल्कुल एक अंधेरा कमरा है जिसमें कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं है जिससे कि रोशनी आने की गुंजाइश रहे। अब इस कमरे में तो कौन तो सुराख बना के और कोशिश करेगा कि साहब कि इसमें किसी तरह से कोई रोशनी आए। अब वो सुराख शायद आम लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर जितने भी क्लर्जी की बात करते हैं, इस्लाम में किसी क्लर्जी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना ही धर्म को आप या दीन को आप एक रोजी-रोटी का ज़रिया बना सकते हैं, जो कि हमें सिर्फ़ हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहीं पे मिलता है। आप कहीं किसी और मुल्क में जाएँगे तो आपको इस तरह का कोई भी सेटअप या इस तरह का कोई सिस्टम नहीं मिलता है। तो इसको कहीं न कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि एक ये किसी पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से इसको पैरेलली डेवलप किया गया, ताकि किसी तरह से एक शिकंजा रखा जाए मुसलमानों पर,
और उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हम अगर पोस्ट पार्टीशन भी देखें, आज 75 इयर्स हो गए हैं और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मुसलमानों का जो विकास होना चाहिए था, मुसलमानों के नाम पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने राजनीति की और आज भी काफ़ी अपनी एक अलग ही मुसलमान जो मुस्लिम वोट बैंक है, उनकी अलग वेटेज नज़र आती है चुनावों में। तो ऐसे में अब तक कुछ उनकी जो परेशानियाँ हैं या सामाजिक कुरीतियाँ रही हैं, अभी तक उनका समाधान क्यों नहीं हो पाया? अब देखिए, मुस्लिम समाज के अंदर की बातें मैं इतनी गहराई से नहीं बता सकता, मैं क्योंकि एज़ मेरा ओवरऑल डायरेक्ट अनुभव पॉलिटिकल नहीं है। उसके लेकिन हिसाब से, मैं सिर्फ मैं पॉलिटिकल चूँकि पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो पूछ रही पसमानदा भाई हैं, उनसे काफ़ी जी। जो इंटरैक्ट करता रहता हूँ, तो वो इन सब की बातें करते रहते हैं। और मैं जो वो कहते हैं, उनसे जो समझा हूँ, और वो उनका कहना है कि साहब कि ये वही जो शिकंजा है, वो आलिम उलमा ने, और वो तो अशराफ वर्ग को पूरे को ब्लेम करते हैं, जो एलीट्स हैं, कि इसने पूरा ये शिकंजा कस रखा है। ये बात करते हैं हिंदुओं में कि साहब कि हिंदुओं में जात-पात है। वो मैंने उनको बताया भी, और समझते हैं कि देखिए ये हिंदुओं में यदि कोई जात-पात जो भी है जिसकी आप बात करते हैं, तो वो एक हिंदुओं में भी उसको एक व्यवहार जनित दोष माना जाता है कि ये भई कि ये व्यावहारिक दोष है, इसका कोई सिद्धांत कहीं नहीं मिलता। जो लोग कहते हैं कि साहब ये मनुस्मृति में, इसमें तो ये भी नहीं समझते कि साहब कि मनुस्मृति कोई सिद्धांत नहीं है, कोई धर्मशास्त्र इस तरह का नहीं है जैसे कि कुरान है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। और यदि आप हिंदुओं के जितने भी टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें तो सबसे जो बेसिक चीज़ है उसको पढ़ने की, उसको समझने की, और 2 चीज़ें ये समझ लेनी चाहिए जो डिफ़रेंस है हिंदू टेक्स्ट में और मुस्लिम टेक्स्ट में, वो ये है कि हिंदुओं में कोई भी टेक्स्ट कैन नॉट बी रेड विदाउट कॉन्टेक्स्ट, नंबर 1। और नंबर 2 कि कोई भी, चाहे वो इतिहास हो, चाहे आपके वेद वेदांत हो, कोई भी चीज़ है वो, दे आर डिस्क्रिप्टिव, दे आर नेवर प्रिस्क्रिप्टिव। आपको कहीं प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ तक जो स्मृति हैं, जो कि सबऑर्डिनेट टेक्स्ट्स हैं, जो कोड्स जिनको कह सकते हैं, वो हैं। उनमें भी जो प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनका डिस्क्रिप्शन, देयर इज नेवर एनी प्रिस्क्रिप्शन। व्हेयरएज इन इस्लाम आपकी जो बुक्स हैं, अब मैं जो डीपर एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, मैंने बुकलेट है छोटी सी, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, आई कैन सेंड इट टू यू, आप उसको यू कैन गो थ्रू इट। वो दोज आर डीपर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। बेसिक चीज़ ये है कि इस्लाम में जो कुछ भी आपके पास किताब है, चाहे वो शरीयत की तीनों चारों किताबें हों, और शरीयत के बाद फिर हनफियों ने तो उसमें आपके क़यास भी जोड़ दिया। तो जब क़यास जो है वो भी मिलके आपके शरीयत हो गया, तो आपके पास तो सारे प्रिस्क्रिप्शंस लेड डाउन हैं, दे आर ऑल प्रिस्क्रिप्टिव। एक भी आप कहते हैं कि साहब कि थोड़ा बहुत इधर-उधर हिलोगे तो सीधे-सीधे एक ही ज़िंदगी है। हिंदुओं के पास तो कई ज़िंदगी है, रिटर्न टिकट है। उनको ये इतना सोचना नहीं पड़ता कि भई चलो कोई बात नहीं, इस ज़िंदगी में कोई पाप करेंगे तो अपने पाप क्षीण हो जाएँगे तो दोबारा आएँगे, फिर मौका मिलेगा। अनंत हमारे पास अवसर हैं। अब आपके यहाँ तो एक ही अवसर है, तो उस एक अवसर को जो दिखा-दिखा के जो ऊपर वाला मौलाना बैठा हुआ है, वो डराता रहता है। तो इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे समझे तो उस डर से निकलने का तरीका जो है, वो तो ढूँढना बड़ा मुश्किल लगता है मुझको। तो यही हमारे पसमानदा भाई कहते हैं कि साहब कि ये जो पूरा का पूरा जो है अशराफ तबका है, इसने ये सारे ये बना रखे हैं, ये डॉक्ट्रिन्स बना रखे हैं, कहते तो हिंदुओं के हैं, और खुद ने कुफू का डॉक्ट्रिन बना रखा है, जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि कौन किससे शादी कर सकता है, कौन किससे शादी नहीं कर सकता, और इसको किसी को पता नहीं है। अब जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो साहब लोग काफ़ी खलबली वाली मौलानाओं में कि साहब ये जो है ये चीज़ें पता चल गई लोगों को। तो उनका तो प्रिस्क्रिप्शन ये है कि साहब कि इस अशराफ क्लास को डिलेजिटिमाइज़ करो, अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास को। बट इट इज़ ईज़ियर सेड देन डन। देखिए, जो भी आपने कहा, ये अशराफ और ये पासमानदा मुसलमानों की बात की, मेरा भी इनसे काफ़ी इंटरेक्शन हुआ है और जो समाज में अभी ये सारी चीज़ें हैं, इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ, है।
लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता कि कहा सब यही कहते हैं कि भई मुसलमानों में तो कोई धर्म, जाति या कोई इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं है, जातीय वर्गीकरण। मुझे लगता है कि किसी भी समाज में अगर कोई भी कुरीति है या कोई भी इस तरह का सिस्टम है जो किसी भी क्लास में या इस तरह का किसी भी इंसान में किसी भी तरह का कोई डिफरेंशिएशन करता है उसकी जाति के आधार पर, तो वो बिल्कुल गलत है और उसपे काम होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में अगर हम ख़ास तौर से मुसलमान समाज की बात करते हैं, जैसे हम क्लेरजी की बात कर रहे थे, इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और मौलानाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी बहुत अहमियत दी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जैसे जो मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, सुबुही हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुलकर अपनी बात रखते हैं और देश के लिए और समाज के लिए बदलाव की बात करते हैं। तो उनके लिए ये बात कही जाती है कि मुसलमान लिबरल नहीं हो सकता, मुसलमान कट्टर ही होता है, जितना कट्टर मुसलमान है उतना ही वो खालिस मुसलमान है। और उन पे तकैया की भी बात कही जाती है। मेरे ऊपर कई लोगों ने वीडियो भी बनाई हुई है कि अंबर जैदी तकैया करती है। तो ऐसे में हमारे जैसों के लिए क्या राह नज़र आती है फ्यूचर के लिए? क्योंकि मैं तो इस हमारे लिए चीज़ राह से बड़ी मुश्किल नज़र इत्तेफ़ाक आती नहीं है। रखता। मैं इसलिए इत्तेफ़ाक नहीं रखता क्योंकि मैंने आपको अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दी कि जी, जी, जी। द प्रॉब्लम इज़ इन द बुक्स, प्रॉब्लम इज़ नॉट इन द इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल तो अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। आप यू हैव टू बिल्कुल। एड्रेस द बुक। और होता क्या है कि जो पॉलिटिकल क्लास है, वो ये कहता है कि साहब के जो है वो लोग गुमराह होते हैं, किताबें परफेक्ट हैं। तो ये इस वजह से भी क्योंकि दिस बीइंग अ नॉन मुस्लिम नेशन, जो नॉन मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, वो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, वो इस चीज़ को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा इसको एड्रेस ना करके वो उनका कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, उनका नुकसान ही कर रहे हैं। और ख़ास तौर से जैसे आप जैसे लोग हैं या और प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो चेंजेस चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस अंधेरे से निकलें लोग, उनके लिए फिर राह और भी मुश्किल हो जाती है। और ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इंडियन स्टेट का हम अगर कश्मीर का एग्ज़ाम्पल ले लें, तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर में प्रो इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। कश्मीर वैली में अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल हू आर प्रो इंडिया। लेकिन 1950 से लेके, बल्कि 1948 से लेके आज तक जो इंडियन स्टेट है, उसने हमेशा जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, जो एंटी इंडिया एलिमेंट है वैली को, उसी के साथ में पींगें बढ़ाई हैं। और जो प्रो इंडिया एलिमेंट है उसको इग्नोर किया है। और उसके कारण वो सारा का सारा वो सब्सटैंशियल एक पॉपुलेशन होते हुए भी वो कभी सामने आके अपनी बात नहीं कहता। वो कभी अब सामने आके ऐसे अपनी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता कि वो दिखे, वो विज़िबल हो, वो टारगेट बने, क्योंकि उसको ये भी पता है कि स्टेट उसको प्रोटेक्ट करने नहीं आएगी। तो कुछ-कुछ इसी तरह की ये जो एक सीज है, वो मुझे लगता है कि जो आप जैसा क्लास है, उसके साथ में सिचुएशन है कि स्टेट जो है, वो हर समय पैंडर किसको करेगी? इसी अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास को। एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी का एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना रखा है। उस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए और उसमें आप जानिए कि फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने भी किस तरह के लोगों को वहाँ पर उठा के बैठा रखा है। पहला एक्सेप्शन हुआ है कि हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जो अपॉइंटमेंट्स किए, उसमें जो नॉन अशराफ क्लास था, उसको रिप्रेजेंटेशन दिया। ये मुझे लगता है कि एक बार नीतीश कुमार जी ने ट्राई किया था थोड़ा-सा, लेकिन कुछ दिन करके वो पीछे हट गए। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में ये ट्राई हुआ है। और इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, जो कि आरएसएस का एफ़िलिएट है,
इसकी तो हालत ये है कि इसके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वो आए थे हमारे, क्या नाम था, शाहिद अख्तर शायद, झारखंड के थे। वो जयपुर डायलॉग्स पे आए थे और उनकी फयाज अहमद फैजी के साथ में उनका डायलॉग था और उन्होंने वहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि एमआरएम इज ऑफ द मुस्लिम, बाय द मुस्लिम्स, फॉर द मुस्लिम्स। और ये स्टेटमेंट ओरिजिनल किसका है, ध्यान है आपको? जी। मोहम्मद अली जिन्ना का। तो ये जो है विचारों में ऑथेंटिसिटी नजर नहीं आती, मतलब कहा ये जाए। तो ये जो स्टेट की जो ये भारी प्रॉब्लम है, जो नेहरू जी के वक्त से चली आ रही है, कि वो मौलाना को ही ऑथेंटिक मानते हैं, मौलाना को ही लीडर मानते हैं, और यही मानते हैं कि साहब ये कोई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे थे, वही इनका एक लीडर हो सकता है, चाहे वो कितने उसके थॉट्स रिग्रेसिव हों, चाहे वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास न रखता हो, उम्मत में अधिक विश्वास रखता हो, तो सब कुछ होने के बावजूद उसके दिल में भले ही, जो मैं कहता हूँ, पाकिस्तान इज नॉट टेरिटरी, पाकिस्तान इज एन आइडिया। तो चाहे सबके दिल में वही पाकिस्तानी आइडिया हो, लेकिन फेवर उन्हीं को किया जाता है। और जो लोग मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि साहब कि हमें माइनॉरिटी का टैग नहीं चाहिए, सब हमें माइनॉरिटी मोर्चा नहीं चाहिए, हमें अल्पसंख्यक आयोग नहीं चाहिए, उनको कतई किसी भी तरह का महत्व नहीं दिया जाता। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और किस तरह इसको बदला जा सकता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस आधार पर हमारे देश में राजनीति बहुत होती है, लेकिन कुछ खास धरातल पर बदलाव नजर नहीं आते। ये एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया है, क्योंकि देश में बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं कि इस देश ने मुसलमानों को दिया क्या, इस देश ने मुसलमानों को वक्फ बोर्ड दिया, माइनॉरिटी कमीशन दी, समान अधिकार दिए, और जिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हवाला देके बार बार लोग सड़कों पर उतर आते हैं, ये वही अधिकार है जो संविधान ने दिए, जो इस देश ने दिए। ये समझना बहुत जरूरी है। और एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाती है संजय जी, कि लोग संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, आर्टिकल 25 की बहुत बात हुई है इस देश में, चाहे हम ट्रिपल तलाक की बात करें। मैंने ट्रिपल तलाक पे 6-7 साल काम किया, बहुत एक्सटेंसिवली काम किया, और बहुत गालियां भी खाई हैं। और मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी मैं पहली महिला रही, मुस्लिम महिला, जिसने ये उसके खिलाफ, सॉरी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दायर की। तो मेरे जैसे लोगों को बड़ी गालियां खानी पड़ती हैं, लेकिन वो लोग जो हमारे देश के विरोध में, जैसे कि संविधान का जो संविधान में पूरी तरह विश्वास भी नहीं रखते, बात करते हैं शरिया की, लेकिन अपनी पॉलिटिकल जो उनकी कहते हैं उसको पूरा करने के लिए डिजायर्स को, वो हमेशा संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं। हिजाब विवाद में भी बाबा साहेब का नाम आया, बहुत सारे लोगों ने पीछे बाबा साहेब की फोटो लगाकर ये बात कही कि ये बाबा साहेब के संविधान ने अधिकार दिया है कि आप बुर्खा हिजाब पहनी, जबकि बाबा बाबा साहब ने साहेब बुर्का ने के बारे में क्या कहा था वो नहीं बताते। मैं वही बोल रही हूँ कि उन्होंने अपनी किताब में ये कहा है कि बुर्खा की वजह से मुस्लिम महिलाएं मुख्य धारा से कट जाती हैं, और उनमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां और हीन भावनाओं की शिकार हो जाती हैं। क्यों बाबा साहब के नाम पे आधी अधूरी बात की जाती है, मैंने तो इसके और ऊपर बार पूरा बार की एक जाती है। वीडियो किया है, मैंने वीडियो किया है इसके ऊपर, बाबा साहब के बुर्के के बारे में विचार। जी, मैं वही बोल रही हूँ कि उन्होंने अपनी जो बाबा साहेब की किताब थी, उसमें पेज नंबर 231 में इसके पूरा काफ़ी क्लियरली लिखा है। लेकिन महिलाओं को मैंने खुद देखा, जो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो बाबा साहेब की फ़ोटो लेकर के उन्होंने अधिकार दिया है। क्या ऐसे लोगों को बाबा साहेब के विचार पूरी तरह नहीं पहुँचाए जाते, या फिर ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है, उनको अपनी राजनीति के लिए इस तरह इस्तेमाल किया जाता है? निश्चित रूप से एक सेक्शन है जिसको हम बार-बार इंडिकेट कर रहे हैं, वो वही करता है, क्योंकि अगर आपके रिलीजन के माध्यम से पूरे समाज पे आपका कब्ज़ा है, तो आप कब्ज़ा जाने थोड़ी देंगे। उस कब्ज़े को हटाने के लिए अंततः तो आपके समाज के अंदर से ही बातें आनी पड़ेंगी ना, क्योंकि दूसरा कोई कहेगा तो तुरंत काज कर दिया जाएगा कि साहब ये तो इंटरफेरेंस कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि मैं तो लगातार ये जो
आपका नैरेटिव है ये अशराफ मुल्ला मौलाना का, मैं तो इसके विरुद्ध ही बात करता हूँ और बिल्कुल स्पष्टतः बात करता हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि साहब कि मुझे इंडिविजुअल से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो तो तक़लीद फ़ॉलो कर रहा है, वो तक़लीद कर रहा है अपने मुल्ला मौलाना की। उसको ये बताया गया कि तक़लीद नहीं करेगा तो दोज़ख में जाएगा। उसके पास बेचारे के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। दूसरी ज़िंदगी होती तो फिर वो कुछ कर लेता, और उसको तो एक ही ज़िंदगी है, उसके बाद उसको दोज़ख में जाना। तो इसलिए ये जो एक स्ट्रैंगल होल्ड है ना, वो बिल्कुल ऐसे जकड़ के रखा हुआ है कि बस ये नहीं करे तो दोज़ख, ये नहीं करे तो दोज़ख, ये नहीं करे वहाँ फिर तरह-तरह से कैसे तले जाओगे, कैसे जलाए जाओगे, कैसे उसके बढ़िया-बढ़िया से डिस्क्रिप्शंस। ये पूरा एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि कल्टिश बिहेवियर है, बिल्कुल एक कल्ट बना के इसको चलाया जा रहा है। एंड दिस इज़ नॉट द वे टू लिव इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अब उसकी तो बात आती है, अब अंदर आप और बेहतर भीतर जाएँ शरीयत के तो फिर तो डेमोक्रेसी इज़ एंटी शरीयत, वो वाली बात आ जाएगी। तो जो लोग जो हैं वो शरीयत को ऊपर मानते हैं, तो वो तो डेमोक्रेसी को फिर कैसे मानेंगे? तो बेसिक अगर बहुत सिंपल सी बात पूछें तो भाई हर एक व्यक्ति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले तो कहीं कोई समस्या नहीं। आप देखिए किसी हिंदू को कोई समस्या नहीं है कि आप जो है आपका तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात आप करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप जिहाद को फ़र्ज़ बनाकर और उसको लागू करने में लग जाते हो तो हमें भी समस्या है। और फिर आप कहते हो कि भाई जिहाद फ़र्ज़, अगर कुरान में लिखा है जिहाद फ़र्ज़ है, तो क्या आप यहाँ पर जिहाद करोगे क्या आके? कहोगे साहब जिहाद हमारा फ़र्ज़ है इसलिए हम जिहाद करेंगे। लिखा है ना कुरान अल-बक़रा 216 जिहाद फ़र्ज़ है। जिहाद डिफ़ाइंड भी है 2552 में कि जिहाद वो है जो काफ़िरों के ख़िलाफ़ किया जाए। तो ये जो बाद में उसको वो इसका जलेबी बनाते हैं कि साहब कि नहीं वो जिहादुल नफ़स है और वो जिहादुल अकबर है और जिहादुल वो सब अब लोग समझने लगे हैं। आजकल तो आप नहीं, कहीं चलिए बोलिए ना जो कुछ तो भी लोग बिल्कुल उसको आप काउंटर बिल्कुल करते हैं। सही कह रहे हैं कि क्योंकि डिजिटल हर चीज़ है, सब कुछ डिजिटाइज़ हो चुका है और हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन जो चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर हमारे देश में एक सिस्टम बनाया गया था, क्लेरिजी सिस्टम जिसको इतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली इतनी ज़्यादा अब हम उनकी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंस देखते हैं अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी लोगों में अगर जो सपोजिटली बात की जाती है गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारा, तो भाईचारा कौन से भाईचारे की बात करते हैं मुझे आज तक वो समझ में नहीं आया है, क्योंकि भाईचारा दोनों तरफ से होता है और हमें एग्ज़ैक्टली। जिम्मेदारी दोनों को लेनी पड़ती है। वो चीज़ें जब जिहाद की बात करते हैं हम मीडिया में जो कहा जाता है और जो एक स्क्रिप्चर के हिसाब से जिहाद कहा जाता है, जिहाद और एक कताल 2 चीज़ें हैं। कताल को जिहाद की तरह बनाकर जो फिर कहते हैं कि जिहाद बिल्कुल अलग है, जैसे आपने कहा जिहादुल नफ्स है, जिहादुल माल, जिहादुल वो इतनी जिहादुल इल्म बहुत सारी कई सारे उनकी अलग-अलग किस्म बताई जाती है। लेकिन कताल जिहाद के नाम पर जब उसको इतनी ज़्यादा फैलाया गया, बताया गया, तो उन लोगों ने इसको क्यों कंडेम नहीं किया या इतनी ज़्यादा खुलकर लोगों के बीच वो अवेयरनेस नहीं फैलाई या उनके खिलाफ क्यों मुहिम नहीं चलाई? जैसे हम आईएसआईस या ऐसे जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी बात करते हैं, वो तो उन्हीं इनका रेफरेंस लेकर उसको वैलिडेट करते हैं कि भई ये कुरान में लिखा है। करेक्ट। अब आप अल-बगदादी को ले लीजिए ना, वो तो जी। कुरान का बड़ा स्कॉलर था ना, तो पीएचडी था। तो वो यहीं से सारा का सारा वैलिडेशन लेता था। अब बात ये है कि मेरी बात एक बार मैं इंटरव्यू कर रहा था आरिफ मोहम्मद खान साहब का, और उनकी बातों से आप ना इत्तेफाक़ी नहीं कर सकते हो। बात जो है वो बिल्कुल करेक्ट पर्सपेक्टिव में और भारत के संविधान से जिससे उसे मजबूती मिले वही बात करते हैं सदैव। तो उनकी बात मैंने उनसे पूछा, ये तो बात सही है साहब, देखिए यहाँ कोई 100 आदमी बैठा है आपको सुनने के लिए, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं ये सब हिंदू हैं, इसमें से एक भी मुसलमान नहीं है।
तो आपकी बात मुसलमान सुनते कितनी हैं? आप बात तो बहुत अच्छी करते हैं, हम बहुत एप्रिशिएट करते हैं, हिंदू बहुत एप्रिशिएट करते हैं, बहुत पॉपुलर आप हिंदू। मुसलमान कितने सुनते हैं आपकी? तकलीद का आपके पास क्या जवाब है? और उन्होंने तुरंत एक्नॉलेज किया कि यही तो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ही यही है। तो वो तुरंत कह देते हैं कि साहब ये कोई आलिम थोड़ी है, ये कोई उलमा थोड़ी है, इनकी बात मानी नहीं जा सकती। इसका तो हल आपको कम्युनिटी के अंदर ढूंढना पड़ेगा। हम तो आपको बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, करते रहेंगे। बिल्कुल मुझे लगता है कि जो इस देश के मुसलमान हैं और जो इस देश का भला चाहते हैं और चाहते हैं कि सही मायने में देश आगे साथ मिलजुल कर आगे बढ़े, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें खुद से पढ़ के समझने की और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। चाहे हम किसी भी उसमें बात करें, चाहे हमारा दीन है या फिर संविधान की बात करते हैं, क्योंकि लोग संविधान को भी आधा-अधूरा पढ़ के सड़कों पर निकल आते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन हो या कुरान हो, दोनों को हमको सही तरह से पढ़ के खुद से और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों के साथ जब अधिकार मिल जाए तो उसके साथ ज़िम्मेदारियाँ भी आती हैं, संवैधानिक ज़िम्मेदारियाँ, जिससे हम लोग अक्सर आँखें मूंदे नज़र आते हैं और हर चीज़ के लिए सड़कों पर नज़र आते हैं, और हमारे साथ संवैधानिक जो ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, उसको अपने सर लेता कोई नज़र नहीं आता है, जिसकी वजह से देश में दंगे भड़कते हैं, कितने मासूमों की जान जाती है। कल दिल्ली दंगों को 1 साल पूरा हुआ, दिल्ली में जो दंगे भड़के कितने ही हज़ारों मासूमों की जान गई, वो बहुत दिल दहला देने वाला है। तो हमें सबको समझने की ज़रूरत है कि हम अपने देश के प्रति ज़िम्मेदारी को भी समझें और हर नागरिक का ये दायित्व है कि उस अपने देश में शांति बनाए रखे। बहुत शुक्रिया संजय जी टाइम देने के लिए और आपके विचार मेरे और दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत-बहुत नमस्कार और बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय माता, वंदे मातरम।